हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीटेक इंजीनियरिंग में लगने वाले सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT101 और इसके सिलेबस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बता दें, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत जो बीटेक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है उसमें फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट लगता है, जिसका नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। और ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होता है, कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन। कुछ ब्रांचेस को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, जबकि कुछ ब्रांचेस को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड है BT101, सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इसका वीक का शेड्यूल दिया हुआ है क्रेडिट सिस्टम 3L यानी 3 लेक्चर पर वीक, 0T 0 ट्यूटोरियल पर वीक, 2P 2 प्रैक्टिकल्स पर वीक। इस तरह टोटल इनका क्रेडिट है 4 क्रेडिट। तो देखते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या है और जानने का प्रयास करते हैं कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आपको बता दें, स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अभी उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं जिसका नाम है वाटर, और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे एनालिसिस, ट्रीटमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। इसके लिए यहाँ पे 4 लेक्चर्स शेड्यूल हैं और इस मॉड्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे: सोर्सेज ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट, वाटर की हार्डनेस क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। EDTA मेथड के थ्रू हम हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ एल्कनिटी क्या होती है, एल्कनिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब कुछ भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ EDTA और एल्कनिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखेंगे। यहाँ चूँकि हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम केवल सिलेबस को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके डीप में नहीं जा रहे हैं। डेप्थ के लिए हम कुछ और अलग वीडियो बना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो सेकेंड मॉड्यूल है, ये भी वाटर से रिलेटेड है और मॉड्यूल का नाम है बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे बॉयलर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बॉयलर एक्चुअली में यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल में या इंजीनियरिंग फील्ड में वाटर चैप्टर को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है स्टीम जनरेशन को समझना, और स्टीम जनरेशन के लिए हम बॉयलर में वाटर को बॉयल करते हैं और उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसी को बोलते हैं बॉयलर प्रॉब्लम। तो उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ वाटर को सॉफ्ट करने की मेथड भी स्टडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 4 लेक्चर्स शेड्यूल हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। बॉयलर ट्रबल्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसमें देखेंगे स्लज एंड स्केल, प्राइमिंग एंड फोमिंग, बॉयलर कोरोजन एंड कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये सारी की सारी बॉयलर ट्रबल्स हैं। इनको हम डेप्थ में दूसरी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद सॉफ्टनिंग मेथड्स को देखेंगे। सॉफ्टनिंग मेथड कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर है लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें तो ये लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन से रिलेटेड है। इसके लिए भी यहाँ पे 4 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे: इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लुब्रिकेंट होता क्या है, देन मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और साथ ही साथ लुब्रिकेंट की बहुत सारी ऐसी पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको भी स्टडी यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, एसिड नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर एट्सेट्रा, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट मॉड्यूल। तो नेक्स्ट मॉड्यूल है इसका मॉड्यूल नंबर 4 और इसका नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, और इसके लिए भी यहाँ पे 4 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं।
पॉलीमर आपके लिए नया टॉपिक नहीं होगा, 11th और 12th में आप लोगों ने पॉलीमर को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नए अंदाज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे पॉलीमर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पॉलीमराइजेशन। तो उस पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के टाइप्स क्या हैं वो देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे। यहाँ पे जो खास मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल तो ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म एक्चुअली में दो मैकेनिज्म से मिलकर बनती है, एनायनिक और कैटानिक, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद देखेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर का एक नया एस्पेक्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। स्टार्टिंग में जो पॉलीमर्स बनते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे, जो हमारे लिए एटमॉस्फेयर के लिए एक चैलेंज थे, लेकिन आज के समय में कुछ एक नया आइडिया आया है कि हम ऐसे पॉलीमर का फॉर्मेशन करें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आसानी से डिग्रेड हो जाएं, तो वही है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उनका प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, पीएमएमए, इसको पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट बोलते हैं, जिसको स्यूडो ग्लास भी बोलते हैं, यानी ये ग्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर टेफ्लॉन पढ़ेंगे, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 को देखेंगे, पॉलिएस्टर को भी जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड का एक कमर्शियल नेम होता है जिसको आप लोग जानते होंगे, बेकेलाइट, तो बेकेलाइट है ये, इसको स्टडी करेंगे। देन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को स्टडी करेंगे, और फिर कुछ सिंथेटिक रबर होता है जैसे ब्यूना एन और ब्यूना एस, इसको भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ रबर को मॉडिफाई करने की एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसको भी स्टडी करेंगे। चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ जो नंबर 5 है, और ये है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। ये टॉपिक थोड़ा सा नया हो सकता है और इसके लिए यहाँ पे 5 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें वाटर सिस्टम का एग्जांपल लिया गया है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका फेज डायग्राम कैसे होता है। और दूसरा पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी यूटिलिटी सिस्टम, जिसमें एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर सिस्टम का, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम हम स्टडी करेंगे, दूसरा बाई कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी करेंगे। दोनों के एक एक एग्जांपल हैं, वाटर सिस्टम और कॉपर सिल्वर सिस्टम, इसको देखेंगे। साथ ही साथ कोरोजन को पढ़ेंगे, कोरोजन भी आपके लिए नया नहीं है। रस्ट जिसको बोलते हैं उसको स्टडी करेंगे, कैसे कोरोजन होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, साथ ही साथ कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ, मॉड्यूल नंबर 6, और ये है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। इसके लिए यहाँ पे 6 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एक नई टेक्निक है जो स्टार्टिंग में हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते थे, उसके लिए हम एक क्लासिकल अप्रोच लगाते थे जिसमें बहुत ही टाइम लगता था और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब से इन्वेंशन हुआ तो बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हम रिजल्ट दे पाते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड का इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर पाते हैं। तो उसी टेक्निक से रिलेट करता हुआ यहाँ पे देखेंगे कुछ खास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमें पढ़नी है, वो क्या क्या हैं। तो पहले तो प्रिंसिपल जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी एक दूसरा नाम है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्टडी करेंगे। और किसके संदर्भ में, कुछ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेकर स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बहुत सारी होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, बट हमारे सिलेबस में केवल 2 है, यूवी विजुअल एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलते हैं लास्ट मॉड्यूल की तरफ जो 7th नंबर है और टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और इसके लिए यहाँ पे 4 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं।
पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ भी आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये पीरियाडिक टेबल से रिलेट करता है। इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, क्या नेट चार्ज होता है, इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे SPDF ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जीज में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से नियम वहाँ पे फॉलो होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, एटम का साइज़ या फिर उसी के आयन का साइज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी लगती है बट इन दोनों में काफ़ी अंतर है। इसको जब हम डेप्थ में समझेंगे तो क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है। देन पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट टॉपिक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। तो ये थ्योरी पोर्शन कवर होता है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो यस, प्रैक्टिकल लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, फटाफट देख लेते हैं। नोट क्या है, एटलीस्ट 8 ऑफ द फॉलोइंग कोर एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द सेशन। यहाँ पे लिखा है कि सेशन के दौरान जितने भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं कोर एक्सपेरिमेंट, इनमें से कम 8 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट टाइप का देखते हैं, वो वाटर टेस्टिंग से रिलेट करता है और पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस बाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। तो वाटर में जो हार्डनेस होती है उस टोटल हार्डनेस को डिटरमाइन करने की ये मेथड है, वो इससे रिलेट करता हुआ एक प्रैक्टिकल है जिसको टाइट्रेशन के थ्रू हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसी टाइट्रेशन का, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का दूसरा नाम EDTA मेथड भी है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्स्ड एल्किनिटी, जो एल्किनिटी हमने समझा था अभी थ्योरी पोर्शन में, उसी को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। अगर एक्सेस में एल्किनिटी है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, और एल्किनिटी डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पे हम मिक्स्ड एल्किनिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे। पहला है OH एंड CO3, जिसको हाइड्रॉक्सिल और कार्बोनेट की एल्किनिटी बोलते हैं। दूसरा है CO3 एंड HCO3, इसको कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की एल्किनिटी बोलते हैं। इन दोनों का डिटर्मिनेशन करेंगे हम। थर्ड नंबर है क्लोराइड आयन एस्टिमेशन बाई अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। अर्जेंटोमेट्रिक मेथड के माध्यम से हम क्लोराइड आयन का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। तो ये वाटर टेस्टिंग में 3 प्रैक्टिकल्स हो गए। सेकंड टाइप का है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट टेस्टिंग, यानी फ्यूल्स का या फिर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का टेस्टिंग करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट है फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटर्मिनेशन। फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटर्मिनेशन एक प्रॉपर्टी है, इसको हम टेस्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी, ये जो फ्लैश एंड फायर होता है, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। पहला इंस्ट्रूमेंट है पेंस्की मार्टेंस एपरेटस, दूसरा है एबल्स एपरेटस और तीसरा है क्लीवलैंड्स ओपन कप एपरेटस। इन तीनों एपरेटस से हम किसी भी आयल की फ्लैश और फायर पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आयल होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आयल के लिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। फिर अगला पैटर्न देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बाई बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर एक एपरेटस होता है जिसके माध्यम से किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं, उससे रिलेट करता हुआ प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स डिटर्मिनेशन बाय, ये भी किसी लुब्रिकेटिंग आयल की प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। एक्चुअली ये तो किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट से हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन करते हैं। पहले का नाम है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और दूसरे का नाम है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के आयल होते हैं, कुछ थिक आयल होते हैं, कुछ थिन आयल होते हैं। थिन आयल का डिटर्मिनेशन हम नंबर 1 पे करते हैं, जबकि थिक आयल का डिटर्मिनेशन नंबर 2 पे करते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कुछ और प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, यानी जिससे थर्मल पावर स्टेशन चलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका भी एस्टिमेशन हम यहाँ पे करते हैं या एनालिसिस करते हैं।
और उसकी दो एनालिसिस होती है, एक तो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दूसरी अल्टीमेट एनालिसिस। तो हमारे सिलेबस में केवल प्रॉक्सीमेट एनालिसिस है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो होती है ये नियर अबाउट एनालिसिस होती है, कोई एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं होती है। तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे, क्या क्या हम एनालिसिस करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट का, कि कोल में मॉइस्चर कितना होता है, एस कंटेंट, देन वोलाटाइल मैटर कंटेंट और कार्बन रेसिड्यू। इन सारा कुछ कंटेंट का हम एनालिसिस करते हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल में। नेक्स्ट देखते हैं स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर एंड एनिलिन पॉइंट डिटर्मिनेशन। ये भी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी है, और इसमें स्टीम इमल्सिफिकेशन एक अलग प्रॉपर्टी है जबकि एनिलिन पॉइंट अलग प्रॉपर्टी है। इन दोनों का भी डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड एंड पोर पॉइंट डिटर्मिनेशन बाई ऑफ लुब्रिकेटिंग आयल। किसी भी लुब्रिकेटिंग आयल का क्लाउड एंड पोर पॉइंट का डिटर्मिनेशन भी करते हैं। एक्चुअली में क्लाउड एंड पोर पॉइंट जो डिटर्मिनेशन होता है ये किसी भी लुब्रिकेटिंग आयल की कोल्ड कंडीशन में सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। जब इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हम आगे देखेंगे। और थर्ड टाइप का जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है वो है एलॉय एनालिसिस। एलॉय जिसको मिश्र धातु बोलते हैं उसकी एनालिसिस है। फर्स्ट नंबर है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन इन एन आयरन एलॉय। किसी भी आयरन एलॉय में से आयरन के परसेंटेज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाई रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के माध्यम से यूजिंग एन फेनेप्थलीनिक एसिड एज इंटरनल इंडिकेटर। यहाँ पे एक इंडिकेटर का भी नाम दिया हुआ है जिसको बोलते हैं फेनेप्थलीनिक एसिड। उसका इस्तेमाल करते हुए आयरन के एलॉय से आयरन का डिटर्मिनेशन कैसे करें। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इन एलॉय बाई आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के माध्यम से कॉपर और या फिर क्रोमियम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इससे रिलेट करता हुआ प्रैक्टिकल है। और लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट का परसेंटेज प्योरिटी डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिकल भी यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन सारे प्रैक्टिकल में से हमें केवल 8 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। जो भी सही लगता है वो यहाँ पे हम करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। यस, रेफरेंस बुक्स की बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हैं जो हमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में हेल्प कर सकती हैं। हम इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2। ये कुरियाकोस एंड राजाराम ने लिखी है। ये टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश होती है बुक। सेकेंड नंबर है फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई CN बानवेल एंड ये भी टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की तरफ से बुक पब्लिश होती है। थर्ड नंबर है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई BK शर्मा, कृष्णा प्रकाशन की ये बुक है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई SS दारा एंड AK सिंह, ये S चांद पब्लिकेशन की बुक है। फिफ्थ नंबर है अप्लाइड केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाई OP वीरामनी AK नरूला, ये न्यू एज पब्लिकेशन की बुक है। सिक्स नंबर है एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई YR शर्मा, ये भी S चांद पब्लिकेशन की बुक है। सेवंथ पॉलीमर साइंस बाई वसंत R गोवरिकर एंड NV विश्वनाथन, जयदेव श्रीधर, ये भी न्यू एज पब्लिकेशन की बुक है। एट्थ नंबर एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई GR चटवाल, ये गोयल पब्लिकेशन की बुक है। नाइन्थ नंबर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री NPTEL, ये वेब बुक है, ये ऑनलाइन एक्सेस करना पड़ेगा इसको, बाई BL टेम्बे कंबालुद्दीन एंड MS कृष्णा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस को, प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैं भी यहाँ पे रेफ़र करना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा, जो सिंपल लैंग्वेज में है और आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट है जैन एंड जैन, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई जैन एंड जैन, सिंपल लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई जैन एंड जैन, आप चाहें तो नोट कर लें, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई शशि चावला, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई शशि चावला, ये दोनों बुक्स जो हैं धनपत राय पब्लिकेशन की बुक हैं। धनपत राय पब्लिकेशन हाउस से ये पब्लिश होती हैं।
पहली जैन एंड जैन और दूसरी शशि चावला। और एक तीसरी बुक का नाम है वो भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नाम से है, बाई सत्या प्रकाशन। उसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, विश्वकर्मा मैडम हैं और जैन सर हैं, और सत्या प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस से वो पब्लिश होती है। तो इनमें से जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको मैंने पूरा सिलेबस तरीके से बताया है, और इससे आपकी कहते हैं कि अगर सिलेबस की पूरी जानकारी हो जाए तो 10% प्रिपरेशन हो जाती है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जब आपको पूरा पता हो कि हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी हो जाए, तो आपके लिए स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है, और आप अपनी स्टडी को एक दिशा दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।